सुप्रभात। आपको एक बार फिर जीआर स्टडी हब के इस सफ़र में साथ ले चलते हैं और आपके स्वागत और अभिनंदन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड देन सब्सक्राइब अपने मित्रों को भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ जाइए। फिर शुरू करते हैं हमारी समास, जो पिछली बार अपन ने पढ़ा था, समास के प्रकार, चार रूप, अव्ययीभाव समास, उसके नियम। और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में सबसे यूँ कहे तो बड़ा समास है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा उदाहरण सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। और ये वो समास है जिसके 7 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? इसके 7 उपभेद भी है तत्पुरुष समास के। अपन 7 उपभेद के साथ इसे पढ़ेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के साथ। समास, और समास में नंबर 2 तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष संस्कृत शब्द है तत्पुरुष, उसके समान, उस पुरुष। पुरुष यहाँ पर वो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, वो वाले। ये पुरुष नहीं कि भाई मैं पुरुष और वो महिला, वो नहीं। तत्पुरुष यानी कि उसके समान। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के अलग अलग रूप हैं। तत्पुरुष समास का पहला रूप है वो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसका पहला उपभेद, इसके 7 उपभेद है। कितने उपभेद हैं? 7 उपभेद है। अब 7 उपभेद में पहला कौन सा है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसके अंदर आपके इसके भी अगर अपन उपभेद करें तो इसके कर्म से लेकर के करण कारक, अधिकरण कारक तक जो 5 कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और उसके बाद अधिकरण, यानी कि हमारे जो 6 कारक हैं, उन 6 कारकों के आधार पर संस्कृत में विभक्ति के अनुसार होता है प्रथमा तत्पुरुष, प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। इसके अंदर हमारे कारक के आधार पर होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अपना अधिकरण तत्पुरुष। कारक चिन्हों के, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है और जब विग्रह होता है तो वही कारक चिन्ह बीच में आ जाते हैं। तो अपन इसमें पढ़ते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। सबसे पहले कारकों को जान लेते हैं। कारक क्या चीज है? कारक कितने हैं? टोटल 8 हैं और अपने इसमें काम आने वाले कितने हैं? 6 हैं। संबोधन इसमें काम नहीं आएगा और कर्ता कारक इसमें काम नहीं आएगा, बाकी सब इसमें आएंगे। अब देखो इसमें कर्ता, एक बार देख तो सब लेते हैं। पहला है कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह है क्या है? न। ये कारक चिन्ह है और ये कारक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और दूसरा कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 करण। करण का क्या हो जाएगा? से। अब से का मतलब क्या है? से 2 अर्थों में, एक से आगे और आएगा अपादान में। इसमें है से का मतलब है के द्वारा के अर्थ में। जैसे कोई चीज, मैंने बैट को बॉल से मारा, बॉल को बैट से मारा। अब बॉल को बैट से मारा तो यहां पर से किस रूप में आ गया है? करण तत्पुरुष के रूप में। उसी प्रकार चौथा संप्रदान के लिए, ये आल्य वाले शब्द वगैरह होंगे ना, आल्य, घर, आवास, वो सब इसमें ही आएंगे संप्रदान तत्पुरुष में। हिमालय, हिम के लिए आल्य, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, यो विद्या घर, विद्या के लिए घर। और 5वां हमारा है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता? से। किस में? अलग होने के लिए या पृथक होने के लिए, अलग होने के अर्थ में, पृथक। अब पृथक के बाद छठा संबंध। का, की, के,
रा, री, रे, ये किस में आएंगे? जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारे, हमारे, उस शब्द में रा, री, रे काम में आते हैं। ठीक है। 7वां है अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा? मैं, पे और पर। मैं, पे, पर, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष, मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। और समास में जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। और 8वां है संबोधन। हे, ओ, अरे, हे राम, अरे ये क्या हो गया, ओ, ये सारे शब्द है संबोधन, अचंबा प्रकट करने वाले शब्द। तो हमारे कारक हो गए कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा के अर्थ में होगा ये, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, और अधिकरण मैं, पेपर, और संबोधन हे, ओ, अरे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके ये तत्पुरुष समास का लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है वो आपके क्लियर होगा। ठीक है ना। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बार आप इसे देख सकते हैं। चलो ये कारक हो गए। अब कारकों के आधार पे ही हम आगे बढ़ते हैं अपने तत्पुरुष, जो लुप्त कारक तत्पुरुष समास है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे कि भाई कर्ता तत्पुरुष समास होता नहीं है, कर्म तत्पुरुष होता है। तो दूसरा कौन सा था हमारा? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष कोई भी अपन कोई काम कर रहे हैं उसके अर्थ में होगा। जैसे शब्द लेते हैं कर्म तत्पुरुष के लिए, दिल तोड़, हाय हाय, कितने आशिकों को यह शब्द चुभेगा ही ना। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला कौन? दिल को तोड़ने वाला। इसका विग्रह क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला। दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, मनोदशा। अब दिल तोड़ में क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला। यह शब्द किस में आ जाएगा? आपके कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। और भी इसमें उदाहरण अपन ले सकते हैं, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, मनोहर। मनोहर जिनका नाम है वो तो सोचेंगे कक्षा में आ गया है। मनोहर, मन को हरने वाला। ये को, इस को के आधार पे इसमें कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला। गंगाधर, गंगाधर का मतलब है जिसने गंगा को धारण किया हुआ है वो, तो उसमें अलग चला जाएगा। लेकिन इसका उदाहरण अपन इतना ही करेंगे, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। इसमें भी कौन सा आपका तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष में भी कौन सा? लुप्त कारक चिन्ह कर्म तत्पुरुष, ये नाम होगा उसमें। ठीक है। अब देखो गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला है जो, या वह जो गंगा को धारण करता है या धारण करने वाला है, तो भगवान शिव हो जाएंगे, उनके सिर पे गंगा विराजमान होती है। ठीक है। तो गंगाधर बहुवीरी का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन इसका विग्रह के आधार पे हमारा रूप होगा। विग्रह, और अगर वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, अगर वाक्य में प्रयोग किया हुआ है तो उसके आधार पे इसके अलग अर्थ निकलते हैं। बाकी बहुवीरी समास इसमें सही उत्तर होगा। लेकिन अगर विग्रह ऐसा किया हुआ कि गंगा को धारण करने वाला, अब इसके आगे लिख दूं वह जो गंगा को धारण करता है, या वह गंगा को धारण करने वाला है जो, वह, उस वक्त बहुवीरी समास हो जाएगा। ठीक है ना। तो गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। अब इससे आगे यह तो हमारा हो गया था कर्म तत्पुरुष। अब है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होगा? करण तत्पुरुष में वही चीज सामने आएगी। इसमें भी कारक चिन्ह का लोप है। हस्तलिखित शब्द लिखा अपन ने,
हस्तलिखित, दंतकट, दांत से काटा हुआ या दांत से कटा हुआ, कैंची कट, कैंची से कटा हुआ। अब यहाँ कट के अलग हो रहा है वो वाला अर्थ नहीं है, अपन को किसके द्वारा काटा जा रहा है, कैंची के द्वारा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, कौन सा समास हो गया हमारा, करण तत्पुरुष समास हो गया। और इसके उदाहरण देखें अगर अपन तो इसमें हो जाएंगे रेखांकित, क्या हो जाएगा, रेखांकित। रेखा से अंकित, रेखांकित क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित। और भी इसमें आप उदाहरण ले सकते हो, जितने से जितने ज़्यादा उदाहरण आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। ये हमारा करण तत्पुरुष समास हो गया। अब उसके आगे पढ़ते हैं चौथा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास किसका भाग है, यह लुप्त कारक चिन्ह का। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा, के लिए अर्थ वो है वो विलुप्त होगा, जैसे विद्यालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, विग्रह, विद्या के लिए आल्य, जैसे लिख दिया देवालय, देव के लिए आल्य। तो ये इसको मतलब आप एक इंटरेस्टिंग वे में लो, विद्यालय विद्या के लिए आल्य। अब स्कूल किसके लिए, विद्या देने के लिए। मंदिर बना होता है देवालय, देव के लिए, वो अपन वहाँ देव को प्रसादी चढ़ाने जाते हैं, देव को पूजने जाते हैं, उनके सामने कुछ मांगने जाते हैं, उनसे कुछ मतलब इच्छाएं हमारी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए जाते हैं, तो वो देव के लिए आल्य, देवालय। अब इसमें एक बता दूं आपको, आल्य और अपना आवास, घर, रहने के अर्थ में कोई शब्द है तो उसके अंदर के लिए से इसका विग्रह किया जाता है और उसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास समझा जाता है। इस चीज़ को आप स्पष्ट ध्यान में रखें, ठीक है ना। जैसे अपने इसमें और भी हो सकती है, हवन सामग्री, अब हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री किसके लिए है, हवन के लिए, तो हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री होगी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और भी इसके और उदाहरण ले, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। संप्रदान से आगे अपादान तत्पुरुष अलग होने के अर्थ में, उसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में अलग होने के अर्थ में से आएगा, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में कैसे आएगा, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से अलग हुआ, ये से अलग होने के अर्थ में, इसलिए इसमें कौन सा है, अपादान तत्पुरुष, रोग मुक्त। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, इस प्रकार किसी भी चीज से अगर कोई चीज अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में कौन सा हमारा आएगा, अपादान तत्पुरुष, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, ठीक है। अब हमारा अगला समास पढ़ते हैं, इसी का एक भाग, वो क्या है, संबंध तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष में आपके कौन से कारक चिन्ह लोप होते हैं? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। अब संबंध तत्पुरुष के अपन कुछ उदाहरण लें तो उदाहरणों में जैसे पहला ही लेते हैं हमारा महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति इसका क्या होगा? राष्ट्र का पति। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। राजमाता, राजा की माता। ठीक है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राजमाता, राजा की माता, राजपुरुष, राजा का पुरुष। और राष्ट्रपिता अपन जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्र का पिता, राष्ट्रमाता, राष्ट्र की माता। और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे कि रामचरित मंत्री परिषद। अब रामचरित में क्या होगा? रामचरित, राम का चरित। अब ऐसा नहीं करना कि राम का चरित्र ना लिख देना, मूल शब्द का स्पष्ट ध्यान रखना। रामचरित, राम का चरित। और राम के चरित के बाद में अपन और अगर उदाहरण ले मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की परिषद। क्या होगा? मंत्रियों की परिषद। मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की परिषद। और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं, मातृभाषा है, प्राण आहुति है, प्राणों की आहुति वगैरह। तो ये हमारा हो गया संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के बाद अपन इसका अगला रूप पढ़ते हैं और वहीं पर हमारा ये लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है वो पूर्ण होता है। और वो हमारा कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं, पे, पर ये शब्द उसके अंदर उपयोग होते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है? इसमें वही चीज़ है जैसे मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि में श्रेष्ठ तो होगा नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ बहुवचन। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उन शब्दों को ध्यान में रखना। जैसे कोई एक चीज़, अब श्रेष्ठ शब्द आ गया, मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ नहीं है, मुनि पर श्रेष्ठ नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ। क्या होगा? बहुवचन होगा तभी तो उसमें श्रेष्ठ होगा। अब एक की तुलना करनी है तो किस आधार पे होगी वो? एक कोई अगर अपन को मतलब श्रेष्ठ बताना है तो एक व्यक्ति में तो एक श्रेष्ठ होता ही है, वो तो सॉलिड है। अब ज्यादा है तो उसके अंदर उनका बहुवचन लिखिए, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, मुनि श्रेष्ठ यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ। और इसका उदाहरण है अगर जीव दया। जीव दया पालनी रूख लीलोनी धावे अजर जरे जीवत मरे विवासी स्वर्ग पावे। विष्णु धर्म के कुछ नियम है ये। जीव दया, जीवों पर दया। किस पर दया? जीवों पर दया। जीव पर भी दया हो सकती है, मतलब यह है कि जीव कोई एक जीव तो होता नहीं, ज्यादा होते हैं, यानी कि जीव दया, जीवों पर दया। ठीक है। और इसके अगर अपन उदाहरण लेना चाहे आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, ये सारी चीज हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है वो पूर्ण हुआ। घोड़सवार, घोड़े पर सवार, ये भी उसका उदाहरण हो सकता है। तो हमारा पहला तत्पुरुष समास लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समाप्त हुआ। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? कर्मधारय तत्पुरुष समास, जो इसका दूसरा पार्ट है। कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास ये अलग है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी वही चीज है। जैसे तत्पुरुष समास के अंदर क्या था हमारे पास? दूसरा पद प्रधान था, दूसरे पद के आधार पे ही ये सारी चीजें हो रही। तो कर्मधारय समास में भी सीधी बात है, दूसरा पद प्रधान होगा। अब कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय वाला नियम लागू होता है। इसके अंदर पहला पद है वो विशेषण, पहला पद विशेषण या
उपमान, और दूसरा पद है वो विशेष्य या आपका उपमेय, यह हो जाएगा। ठीक है ना, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। उपमान और उपमेय वाला संबंध होता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण है। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है या आपका उपमा है, उपमेय है। और जो विशेषता बताते हैं वो उपमान है, वो हमारे क्या है? विशेषण है। जैसे सुशीला सुंदर है, क्या? सुशीला सुंदर है। तो इसमें आपका ये क्या है? सुंदर इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? सुशीला की। तो सुंदर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, और सुशीला क्या हो गई? सुंदर हमारा विशेषण हो गया, जो विशेषता बता रहा है, और सुशीला की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेष्य हो गया। वही उपमा दो, उपमा भी वही चीज है। उपमा जैसे पंचम नदी सी चंचल है या चिड़ियों सी चंचल है, वैसे जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया पंचम चंचल है, तो पंचम किसका नाम है? कोई मानो किसी लड़की का नाम है पंचम। पंचम चंचल है, कैसी है? चंचल है। चंचल क्या? उसकी विशेषता है, और पंचम विशेष्य है। ये इसका उपमा मतलब उपमेय और उपमान वाला संबंध हो गया। जैसे कोई नाम ले लिया, विकास होशियार है, विकास प्रवीण है, तो प्रवीण यहाँ पे विकास प्रवीण है। प्रवीण और विकास दोनों वैसे लड़कों के नाम होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है प्रवीण एक वो शब्द है जिसका मतलब होता है होशियार। विकास प्रवीण है तो प्रवीण वहाँ विशेषण है, और विकास है वो क्या है? विशेष्य है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड सफेद है, ये बोर्ड कैसा है? सफेद है। सफेद इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? बोर्ड की, तो वो विशेष्य हो गया। तो अपन पढ़ रहे हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास के अंदर पहला पद विशेषण, दूसरा होता है वो क्या होता है? हमारा विशेष्य होता है। उसकी विशेषता बताते हैं। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरणों में देखे थे कोमलांगी, क्या शब्द लिया अपन ने? कोमलांगी। अब कोमलांगी इसका विग्रह कैसे होगा? इसके विग्रह में हमेशा ध्यान रखना है जिसका जिसके शब्द का उपयोग अपन को लेना है ज्यादातर। ठीक है ना। वो कैसे लेंगे? जैसे कोमलांगी, कोमल अंगों वाली। कोमलांगी क्या हुआ? कोमल अंगों वाली। इसका ये भी हो सकता है कोमल है जिसके अंग। ये दोनों एक ही चीज है, इसमें ज्यादा ध्यान रखनी है। कोमल है जिसके अंग, कोमल है जिसके अंग। मृगनयनी, मृगनयनी मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली। मृग के समान नयनों वाली कैसी? मृग के समान नयनों। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कैसी मिर्च? लाल है जो मिर्च। और भी नव युवक, नव है जो युवक। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों, मीन के समान जिसकी अक्षी, मीन के समान है जिसकी अक्षी। ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये मीनाक्षी, ये सब किसके उदाहरण हो गए? हमारे क्रमधारय समास के। ठीक है। क्रमधारय समास में मतलब एक चीज और इसमें बता दूं आपको, क्रमधारय समास के दो उदाहरण बताऊं। पहले इसे देख लो, कोमलांगी कोमल अंगों वाली, या कोमल है जिसके अंग, और मृगनयनी मृग के समान अंगों वाली। ठीक है। अब इसमें एक शब्द है, इसका स्पष्ट ध्यान रखना है अपन को। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, अगर यह विग्रह है, पीत है जो अंबर, कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय समास हो जाएगा। पीत है जिसका अंबर, वह भगवान श्री कृष्ण। तीसरा पद प्रदान हो गया बहुवीरी समास। यहां पर कौन सा समास है आपका?
बहुवीरी समास है। आगे अपन पढ़ेंगे बहुवीरी समास, उसमें भी इस उदाहरण को लेंगे। बहुवीरी समास अगर दो अर्थों में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास है, और ऑप्शन में ऐसा हो कि क्रमधारय और दूसरा हो जाए बहुवीरी समास। अब सिचुएशन यह है कि क्रमधारय बहुवीरी दो और तीसरा ऑप्शन यह हो जाए कि दोनों, तो उत्तर होगा दोनों। और अगर तीसरा ऑप्शन में दोनों ना लिखा हो, कोई और ही लिखा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में यही चीज होगी कि पीताम्बर में पीत है जिसका अंबर वह भगवान कृष्ण, इस अर्थ को विशेष अर्थ में लिया जाता है और वो भगवान कृष्ण तीसरे पद प्रधानता बताता है, इसलिए इसमें बहुवीरी समास माना जाता है। अगर दोनों सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उस सिचुएशन में अपन को क्या करना है? बहुवीरी समास बताना है। और अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे और तीसरा ऑप्शन यह हो कि अ और ब दोनों, तो इस सिचुएशन में दोनों उत्तर हो जाएगा, वो आप सब समझते हैं। इसमें जैसे एक नीलकंठ शब्द है वो भी इसी में आएगा, नीलकंठ। नीला है जो कंठ, क्रमधारय समास, नीला है कंठ जिसका वह भगवान शिव, सब जानते हैं। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बहुवीरी समास इसका सही और पुख्ता और प्रमाणिक उत्तर है। और लेकिन दोनों पूछे जाए, ऑप्शन में दोनों हो, या जिसका विग्रह करके पूछा जाए कि नीला है जो कंठ तब क्रमधारय है और नीला है कंठ जिसका वह भगवान शिव, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? हमारा बहुवीरी समास हो जाएगा। तो यह हमारा क्रमधारय समास यहीं पर पूर्ण हुआ। क्रमधारय समास के बाद इस तत्पुरुष समास का तीसरा भाग लेते हैं अपन। तीसरा भाग है हमारा द्विगु तत्पुरुष समास। कौन सा? द्विगु तत्पुरुष समास। पिछली कक्षा में आपको मैंने पढ़ाया भी था कि तोड़े शब्द को साथ में लिखे उससे बेहतर है तोड़ के लिखे, और यही ज़्यादा पुख्ता होता है। और इससे क्या होता है कि भाई इसमें क्लियरिटी, ये जो इसकी अपनी है शुद्धता, वो ज़्यादा बनी रहती है। द्विगु तत्पुरुष समास, ठीक है, ये हमारा हो गया द्विगु तत्पुरुष समास। द्विगु तत्पुरुष समास में एक चीज़ बताऊं, इसमें एक शब्द संख्यावाची होता है और लगभग वो परफेक्ट रूप से पहला पद, प्रथम पद होता है, वही हमारा संख्यावाची होता है, उसमें द्विगु तत्पुरुष समास होता है। और इसके अंदर भी द्विगु और बहुवीरी वाला संबंध तो रहता ही है, जैसे त्रिनन है, षडानन है। अब षडानन तो क्या षट आननों का समूह है, उस वक्त तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अब इसको उदाहरण से ही लेते हैं पहले। षडानन, षट आननों का समूह है या समार, ठीक है। अब समार ले लिया षडानन, षट आननों का समार ले लिया, तब तो ये द्विगु समास है। और इसका अगर मैं ऐसे न करके करूं, षट है आनन जिसके वह कौन हो जाएगा? षट आनन वाला कार्तिक है भगवान, कार्तिक है। तीसरा अर्थ दे दिया, तीसरा पद प्रदान हो गया, इसका मतलब इसमें बहुवीरी समास हो गया। उसी प्रकार त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्रों का समाहार। और दूसरा अगर करेंगे तीन नेत्र है जिसके वह, तो वो कौन हो जाएंगे? भगवान शिव हो जाएंगे, ठीक है। ये त्रिनेत्र हो गया। शताब्दी, क्या हो गया? शताब्दी, शत अब्दों का समाहार, शत अब्द का समाहार, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। तो यहां पर द्विगु तत्पुरुष समास भी पूर्ण होता है। अब द्विगु तत्पुरुष समास के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो उदाहरण अगर और ले। एकांकी, एकांकी का मतलब हो गया एक अंक का नाटक। एकांकी का मतलब क्या हो गया? एक अंक का नाटक। और एकांगी तब हो जाएगा एक अंग। एक अंग का समार नहीं हो सकता क्योंकि समूह है तो कुछ ज्यादा संख्या का था, एक अंग। और उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा द्विगु तत्पुरुष समास होगा। अब इसका चौथा रूप पढ़ते हैं, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, ठीक है। अब नए तत्पुरुष समास में क्या होगा? नए तत्पुरुष समास में वही शब्द साथ में होंगे। अन पूरा, न, ना उपसर्ग से बने हैं। विलोम अर्थ वाले शब्द है, जो विलोम शब्द है उनका विग्रह उपसर्ग के स्थान पर न लिख के किया जाता है।
तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, इस नए तत्पुरुष में आ जाएंगे। कौन कौन से शब्द? अ, अन, अनपूरा और न, ना, ये शब्द वाले होंगे ना, विलोमार्थक शब्द। और इनका विग्रह करेंगे तब क्या करेंगे? इनके विग्रह में पहले न लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? न लिख दिया जाता है। अब न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अविवेक, अनुपयोगी, और भी उदाहरण है, नापसंद है, नालायक है, अविवेक। विग्रह क्या हो जाएगा? न विवेक। अविवेक का ये हो गया। अनुपयोगी, न उपयोगी, अनुपसर्गता इसमें कौन सा? हलंत वाला ये। अनुपयोगी तो क्या? न उपयोगी। ठीक है, ये हो गया अनुपयोगी यानी कि न उपयोगी। अब और भी उदाहरण ले सकते हैं। नालायक, नालायक कौन सा शब्द लेंगे? नालायक, नालायक, जो लायक नहीं है वो नालायक, नापसंद। नापसंद। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, नालायक, नापसंद, अनुपयोगी, अविवेक, अनंत, अनंत, अनंत जिसका अंत न अंत, अनंत, और अनमन, न मन, अनबन, न बनी, कोई किसी के साथ बात नहीं बनती है, न बन। तो ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? आपके नए तत्पुरुष समास में आएंगे। न इसीलिए नए मतलब न से शुरू होने वाले विलोमार्थक शब्द है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो समास का हमारा ये तत्पुरुष समास का चौथा भाग भी पूर्ण हुआ। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं पांचवें तत्पुरुष समास की ओर। पांचवा तत्पुरुष समास हमारा कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब लुप्त पद तत्पुरुष समास में, लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होगा? पदों का इसमें लोप होता है। कारक चिन्हों के साथ साथ इसके अंदर एक चीज और लुप्त हो जाती है, वो क्या है? पद भी लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह लोप हो गया तो वो उसमें कारक चिन्ह लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर पद भी गायब हो जाए ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हमारा तत्पुरुष समास लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। कैसे? जैसे इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह के लोप के साथ ही पद का भी लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? पद का लोप हो जाता है। अब इसके उदाहरण से समझेंगे तभी समझ में आएगा। कारक चिन्ह के साथ पद का लोप, जैसे उदाहरण लिया अपन ने दही बड़ा, दही बड़ा। ठीक है, दही बड़े में क्या होगा? दही का बड़ा, दही के लिए बड़ा, दही से बना बड़ा नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़े को आपने खाया होगा। दही बड़ा क्या होता है? दही में डूबा हुआ होता है ना, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, दही बड़ा हो गया। अब अगर आपने ले पकौड़ी, तो क्या होगा? पका हुआ बड़ा। पकौड़ा का मतलब क्या हो गया? पकौड़ा यानी कि पका हुआ बड़ा। और पकौड़ी का भी यही होगा। पकौड़ा हो या पकौड़ी, दोनों का विग्रह पका हुआ बड़ा ही होगा, बड़ी नहीं होती है। वो बड़ा ही होता है। पकौड़ी क्या है? बड़ा है एक प्रकार का। दाल बड़ा हो सकता है, लहसुन का बड़ा हो सकता है। पकौड़ा पका हुआ बड़ा। ठीक है, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। और उदाहरण इसका है रेलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये हमारी होगी रेलगाड़ी। और इसके उदाहरण ले अगर अपन मधुमक्खी,
वन मानुष। अब मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसे होगा? मधु की मक्खी नहीं, मधु एकत्र करने वाली। मधुमक्खी क्या करती है? मधु को एकत्रित करती है। तो मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। कौन सी मक्खी? मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। किसी को काटा है इसी ने क्या? बड़ा खतरनाक काटती है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। अब वन में रहने वाला मानुष, ये इसमें पूरा पद लोप है इसलिए, बाकी इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाता है? वो नए अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया, इसका 5वां भाग। अब तत्पुरुष का अपन अगला भाग पढ़ेंगे। अगला भाग कौन सा है? अगला भाग हमारा होगा अलुप्त तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अलुप्त तत्पुरुष समास। अब अलुप्त तत्पुरुष समास जो इसका 6ठा भाग है, अलुक तत्पुरुष समास। इसमें कारक किसी न किसी रूप में साथ में विद्यमान रहता है, ठीक है। और संस्कृत शब्दों में जैसे विभक्ति होती है ना, शब्द रूप लिखते हैं, उसके अनुसार ये शब्द लिखे होते हैं। कारक शब्द इसमें जुड़ा रहता है। क्या होता है? कारक शब्द जुड़ा रहता है, लेकिन वो किस रूप में विद्यमान रहता है? एक विभक्ति के रूप में। जैसे अपन इसमें उदाहरण लेंगे विश्वंभर, मृत्युंजय। अब विश्वंभर, विश्व का भरण करने वाला, विश्व का भरण करने वाला। अब इसका पहले तो लिख दूं मैं, विश्व का भरण करने वाला, ठीक है। तब तो क्या है? विश्वंभर, विश्व का भरण करने वाला। ये विश्व जैसे प्रथमा विभक्ति का रूप है ना, वो इसमें हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है, प्रथम पद में। अब इसमें मनसिज, भयंकर वगैरह और भी शब्द होते हैं, ठीक है। अब विश्व का भरण करने वाला, इसका अगर दूसरा अपन लेंगे तो उसमें क्या होगा? विश्वंभर के विश्व का भरण करता है वो भगवान विष्णु, किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास। और विश्वंभर विश्व का भरण करने वाला, तब उसमें किस में हो जाएगा? अपने अलुप्त तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, या मृत्यु को जय। सिर्फ इतना भी अपन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और करने वाला लिखो तो साथ में लिख सकते हैं, मृत्यु को जय, या मृत्यु को जय करने वाला, जीतने वाला। अब यहाँ पे यह ना करेगा भाई जीतने वाला मत लिखना, जीतने वाला लिखिए तो क्या होगा? मूल शब्द हमारा, मूल शब्द परिवर्तित हो जाएगा और हमारा समास विग्रह है वो गलत हो जाएगा। मृत्युंजय, अब जैसे भयंकर शब्द है एक, भयंकर, भय को काटने वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा भयंकर, भय को काटने वाला। उसी प्रकार मनसिज, मनसिज, इसमें पहला पद ये प्रथम विभक्ति का रूप। मनसिज का मतलब हो गया मन में जन्म लेने वाला। सिज का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेने वाला। अब मन में जन्म लेने वाला मनसिज, यह तो हो गया अलुप्त तत्पुरुष। मन में जन्म लेने वाला है जो कामदेव। अब कामदेव हो गया तो फिर वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अलुप्त तत्पुरुष समास हो गया। अब उसके बाद हम तत्पुरुष समास के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का अंतिम भाग, लास्ट भाग जो हमारा है, वो उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास है। ये हमारा इसका 7वां भाग। तत्पुरुष समास यहीं पर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का 7वां भाग है वो कौन सा है? हमारा उपपद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास में वही चीज सामने आती है कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना विशेष, इसका अंतिम शब्द प्रत्यय होगा, हिंदी का प्रत्यय, ठीक है। अंतिम शब्द क्या होगा? अंतिम पद प्रत्यय। अंतिम पद बोले तो या दूसरा पद बोले, उपपद बोले, पर पद बोले, उत्तर पद बोले, सब बोले तो क्या बोले? प्रत्यय बोले, प्रत्यय होता है। उसके आधार पे ही ये उपपद
कहलाता है, क्योंकि उसका दूसरा पद प्रत्यय, जैसे अपन ने लिख लिया स्वर्णकार। क्या लिखा? स्वर्णकार। यह हमारा अंतिम तत्पुरुष समास है। स्वर्णकार, स्वर्णकार का मतलब क्या हुआ? कौन है स्वर्णकार? अर्थ ले तो उसका सुनार होता है, तो स्वर्णकार जो स्वर्ण का काम करने वाला वो हो गया हमारा स्वर्णकार। ये कार प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। इसके और अगर अपन उदाहरण लें, चरमकार है, राजनीतिज्ञ है। अब जैसे स्वर्णकार तो क्या? स्वर्ण का काम करने वाला, काम करने वाला कौन हो गया? स्वर्णकार हो गया। कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? हमारा उपपद तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार चरमकार, चरमकार कौन होता है? जो चमड़ी का काम करता है। अब यहां पे चमड़ी नहीं लिखनी, अपन को मूल शब्द से भ्रमित नहीं होना है। चर्म का काम करने वाला कौन हो गया? हमारा चरमकार। और उसमें कौन सा तत्पुरुष समास? उपपद तत्पुरुष समास। राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला, ये प्रत्यय जोड़ा, राजनीति को जानने वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया राजनीति को जानने वाला, राजनीतिज्ञ। और भी हो सकते हैं फलदायी, फल देने वाला, नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, नीरद, नीर देने वाला। ये सब बादल वगैरह है उसके अर्थ है। ठीक है, नीरज है वो कमल का है, तो नीरद है वो किसका है? बादल का है, पर्यायवाची शब्द। तो इसमें और भी जैसे एक फलदायी लिख देते हैं, और फलदायी, फलदायी इसीलिए लिख रहा हूं कि कुछ आप भी फल दोगे जो पढ़ रहे हो। आपका फल भी तो चाहिए। जीआर स्टडी हब आपका फल चाहता है। आप कुछ ऐसा फल देना, आप कुछ ऐसा प्रतिफल देना कि हमें भी गर्व हो, सीना हो जाए हमारा चौड़ा, और बस आप जाओ घर पे और आपका परिवारजन आए आपको गले लगाने दौड़ा दौड़ा, आए आपको गले लगाने दौड़ा दौड़ा। तो फलदायी यानी कि फल को देने वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास, यहां पर पूर्ण होता है। और तत्पुरुष समास के बाद हम आगे की कक्षाओं में और पढ़ेंगे समास के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया। और उससे पहले इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, क्योंकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जीआर स्टडी हब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, इसी रिक्वेस्ट के साथ शुक्रिया। खुदा हाफिज़।